बच्चों, कक्षा 10 से आज हम एक नई कविता लेकर आए हैं। तो इसके कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल जी। उनका जन्म हुआ 1947 में और मृत्यु 2015 में। जन्म स्थान रहा टिहरी गढ़वाल कृतिनगर। आइए सबसे पहले इनका जीवन परिचय जान लें। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कृतिनगर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन इलाहाबाद में हुई। पेशे से ये प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये कवि की कल्पना ही इतनी अनोखी होती है कि जिसे आम आदमी नहीं समझ सकता। वीरेंद्र डंगवाल जी ने बहुत सारे लेख और कविताएं लिखते समय आसपास प्रकृति की चीजों और जीव जंतुओं को अपना आधार बनाया है, जिन्हें पढ़कर हम उसे अपने आप से जुड़ा पाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कविता संग्रह से है इसी दुनिया में, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, और इन्हें कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। प्रथम है श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, साहित्य अकादमी द्वारा भी इन्हें पुरस्कृत किया गया। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार दिया गया और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वीरेंद्र डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी कविताओं का हिंदी में भी अनुवाद किया है। आइए इस कविता का पाठ प्रवेश जानें। पाठ प्रवेश में मुख्यतः कवि या लेखक वो अपनी कविता या लेख द्वारा क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। प्रतीक का अर्थ है निशानी, धरोहर का अर्थ है विरासत और किस्म का अर्थ है प्रकार। प्रतीक अर्थात हमारे आसपास पूर्वजों के द्वारा बहुत सारी निशानियां, प्रतीक हमारे लिए छोड़े गए हैं। धरोहर मैंने विरासत, जो कि पूर्वजों के द्वारा हमें कोई धन या वस्तु प्राप्त होती है, उसे कहते हैं। किस्म मैंने प्रकार या नस्ल। तो ये प्रतीक और धरोहर दो प्रकार की होती हैं। कुछ निशानियां होती हैं, कुछ विरासत में मिलती हैं। एक वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है। भान का अर्थ है पता होना, ज्ञात होना। प्राचीन उपलब्धियां यानी कि हमारे देश और समाज में इतिहास में किस किस तरह की उपलब्धियां हासिल हुई, क्या क्या उन्होंने प्राप्त किया। और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई अर्थात गलती हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थात फल स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को कठोर दुख और दमन झेलना पड़ा। यह उस समय की बात कही जा रही है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। वो किस कारण हुआ, जिसकी वजह से हमारे देश की जनता को बहुत दुख और तकलीफों को झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ में ही ऐसे ही दो प्रतीकों का चित्रण है। पाठ में यह याद दिलाया गया है या दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। ये हम सभी इतिहास में पढ़ते हैं और ये सच्चाई है कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो यहाँ व्यापार करने के इरादे से आई थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के मासूम और अनपढ़ लोगों का फायदा उठाकर और उन्हें बहकाकर उनके राज्य को अपने में शामिल कर लिया। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारे शासक बन बैठी। आए तो थे व्यापार करने, पर वे हमारे राजा बन बैठे। सब कुछ उन्होंने हथिया लिया। उसने कुछ बाग बनवाए, कुछ तोपें भी तैयार की। उन्होंने अपनी एक सैनिक टुकड़ी का संगठन किया, बहुत सारे हथियारों का भी उपयोग किया, जिससे वो ताकतवर हमारे राजाओं की सेना को कुचल सकते थे। उन तोपों ने इस देश को फिर से आजाद कराने का सपना साकार करने निकले जांबाजों अर्थात शूरवीरों को मौत के घाट उतारा। ये जो उनके द्वारा हथियार बनाए गए थे, बहुत ही ताकतवर तोपें, बंदूकें,
और अन्य तरह के हथियार जो कि उन्होंने युद्ध में शामिल किए। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को, उस शासन को उखाड़ फेंका, जड़ से खत्म कर दिया, क्योंकि उनके अत्याचार इतने अधिक हो गए थे कि अब लोग उनके अत्याचारों से तंग आकर विरोध करने लगे थे और उन्हें अपने देश से निकाल फेंकना चाहते थे। तोप को निस्तेज कर दिया। निस्तेज का अर्थ है अनुपयोगी। फिर भी हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक न हो। इस चीज के बारे में हमें सावधान रहना होगा कि दोबारा से वो गलती ना हो जो हमारे पूर्वजों ने की।